वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने चैनल के मेंबर्स को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। विश्वा 3836, नथिंग रॉन्ग इन हिंदुइज्म 5923, ब्रार राजदीप, शबाना बीबी 9431 और मारूफ खान 7996। आप पांचों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का ये सपोर्ट बहुत मोटिवेशन देता है और मैं आप लोगों का भी शुक्रिया करना चाहता हूँ जिन्होंने इस वीडियो पर क्लिक किया है और मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं। मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ। आप लोग मुझे सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करके मेंबरशिप ले सकते हैं। मैं बहुत जल्द मेंबर्स ओनली कंटेंट भी शुरू करने वाला हूँ और अगर अभी आप मेंबरशिप नहीं ले सकते तो आप इस वीडियो को लाइक करके और हाइप करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये स्टोरीज अच्छी लगे तभी कमेंट्स में अपने फीडबैक और सजेशंस भी ज़रूर दें। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चलेंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी कहानियाँ आपसे मिस ना हो तो उससे पहले ही चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर इस वीडियो पर 1K लाइक आते हैं तो मैं अगले संडे लाइव आऊँगा और आपको अपनी सच्ची आप बीती हॉरर स्टोरी सुनाऊंगा। साथ ही मैं कुछ Q&A सेशन भी करूंगा जिसमें आप मेरे बारे में या मेरे कंटेंट के बारे में पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली कहानी। ये कहानी जापान के युन नाम के एक इंसान की है जिसे जब भी थोड़ा सा वक्त मिलता वो रात में मछली पकड़ने चला जाता था। पढ़ाई का स्ट्रेस और काम का थका देने वाला शेड्यूल, इन सब से राहत पाने के लिए यून सीधे फिशिंग पर निकल जाता था। यून के घर के पास ही एक बड़ा सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम था। वहां मछलियां भी बहुत थीं और जगह भी बहुत शांत रहती थी। हर हफ्ते यून वहां रात में मछली पकड़ने जाता था। यून मजाक में कहता था, अगर हाथ में फिशिंग रॉड और चारा हो तो उसे न बीवी चाहिए न कुछ और। वो सच में फिशिंग का दीवाना था। यून के इलाके में एक लोकल लेजेंड चलता था कि उस डैम में जल आत्माएं रहती हैं और वो जिसको चाहें अपने साथ ले जाती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे भारत के पहाड़ों के बारे में कहा जाता है। उत्तराखंड और हिमाचल में ऐसी कई कहानियां हैं जहां परियों के बारे में बताया जाता है कि वो आपको सम्मोहित करके अपने साथ ले जाती हैं। खैर, एक दिन जब वो डैम के नीचे मछली पकड़ने की तैयारी कर रहा था तभी उसे किसी के सिसकने की आवाज सुनाई दी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे 3 लोग बैठे हुए दिखे जो कागजी पैसे जला रहे थे और फल चढ़ा रहे थे। उन्होंने भी मुड़कर यून को देखा। शायद उन्हें भी हैरानी हुई होगी कि इतनी रात को इस सुनसान जगह पर कोई क्यों आया है। वो जोर जोर से रो रहे थे, बहुत दुखी लग रहे थे। यून को भी समझ नहीं आ रहा था कि मामला आखिर है क्या। उसे थोड़ी जिज्ञासा जरूर हुई, लेकिन उसने सोचा दूसरों के मामले में टांग अड़ाना ठीक नहीं है। वो अपना फिशिंग गियर उठाकर पानी के पास नीचे की ओर चला गया ताकि आराम से मछली पकड़ सके। उसने जेब से चारा निकाला और कांटे में लगाया। सब तैयार करके यून ने ऊपर की तरफ नजर डाली। उसने देखा वो तीनों लोग भी अपना सामान समेटकर जा चुके थे। उस दिन पानी की सतह एकदम शांत थी। कई घंटे बीत गए लेकिन एक भी मछली पकड़ में नहीं आई। फिर भी यून धैर्य से इंतजार करता रहा। अंधेरा और गहराता जा रहा था और अब वहां सिर्फ यून ही बचा था। वो यून की अब तक की सबसे खराब फिशिंग नाइट थी। 3 घंटे से ज्यादा हो चुके थे और एक भी मछली नहीं मिली थी। वो थोड़ा उदास हो गया था। फिर भी वो घर जाने वाला नहीं था। आज कम से कम एक मछली तो पकड़नी ही थी। उसने बोरियत मिटाने के लिए फोन निकाला और म्यूजिक चलाने लगा। तभी अचानक उसके पीछे से आवाज आई और वो झट से मुड़ा। जहां थोड़ी देर पहले वो 3 लोग कागजी पैसे जला रहे थे वहां किसी की परछाई दिखी। यून ने सोचा, इतनी देर रात को भी कोई वहां क्यों आया है। जिज्ञासा में यून खड़ा हुआ और वो टॉर्च निकाली जो वो हमेशा रात की फिशिंग में साथ रखता था। उसने परछाई की तरफ रोशनी डाली। टॉर्च की हल्की रोशनी में वो एक बच्चा लग रहा था। वो बच्चा वहीं से फल उठा रहा था जहां पहले चढ़ावे रखे गए थे और बड़े मजे से खा रहा था। आवाज सुनते ही बच्चा चौंका। उसने यून की तरफ देखा और तेजी से वहां से भाग गया। यून ने टॉर्च की रोशनी और तेज की ताकि बच्चे का चेहरा देख सके
और उससे बात कर सके। वो जानना चाहता था कि इतनी रात को बच्चा बाहर क्यों है, लेकिन जब उसने फिर से देखा, बच्चा वहां था ही नहीं। यून को अजीब सा लगने लगा। आज रात सब कुछ अजीब हो रहा था। आमतौर पर रात में वहां कोई नहीं आता था। कुछ देर सोचने के बाद उसने फिशिंग का सामान समेटकर घर लौटने का फैसला किया, और तभी उसकी फिशिंग रॉड अचानक बहुत भारी हो गई। उसे उठाना नामुमकिन लग रहा था। यून ने टॉर्च डाली और पानी के नीचे से एक काली सी परछाई उभरती देखी। वो खुश हो गया। आखिरकार आज कुछ तो हाथ लगा था। उसने जल्दी से और चारा निकाला और कांटे की तरफ फेंक दिया ताकि मछली भागे नहीं। रात की फिशिंग में कांटे से जुड़ा फ्लोट भी रोशनी वाला था। चारा डालते ही फ्लोट हिलने लगा और तभी पानी से कुछ काला सा बाहर आने लगा। यून ने सोचा शायद कोई कचरा फंस गया है। वो अजीब चीज ऊपर उठती चली गई। यून ने टॉर्च सीधी उस पर डाली, ये देखने के लिए कि आखिर पकड़ा क्या है, इतना भारी आखिर था क्या। और जैसे ही रोशनी पूरी पड़ी, उसके सामने जो था उसे देखकर उसकी सांस अटक गई। जो उसने कांटे से पकड़ा था वो इंसानी सर था, एक बच्चे का सर। त्वचा सड़ी गीली, बहुत डरावनी थी। अचानक उस सर की पुतलियां हिली और वो यून को घूरने लगा। होठों पर कान से कान तक फैली राक्षसी मुस्कान थी। यून घबरा गया, पीछे गिर पड़ा, भाग भी नहीं सका। जिंदगी में पहली बार उसने इतना भयानक दृश्य देखा था। उसका पूरा शरीर जवाब दे चुका था। घबराहट में टॉर्च उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। इत्तेफाक हो या किस्मत, टॉर्च की रोशनी सीधे उस बच्चे की तरफ पड़ी। अब वो सिर्फ सर नहीं था, उसका आधा शरीर पानी से बाहर निकल चुका था। बच्चे का शरीर अजीब तरह से मुड़ने, तड़पने लगा, और सबसे अजीब बात, वो पानी के ऊपर खड़ा कैसे था। फिर बच्चे ने धीरे से एक हाथ उठाया और दूर डरे हुए यून की तरफ देखा। वो धीरे धीरे हाथ हिलाने लगा और यून को बुलाने लगा। मुंह पर वही राक्षसी मुस्कान थी और सड़ती हुई त्वचा दूर से ही दिख रही थी। ऐसे हालात में कोई भी इंसान बुरी तरह डर जाता और भागने की कोशिश करता, लेकिन किसी वजह से यून का मन नहीं, बल्कि उसका शरीर उस बच्चे की पुकार का पीछा करना चाहता था। यून अचानक फिर से खड़ा हुआ और उस बच्चे की तरफ चलने लगा। उसका अपने शरीर और दिमाग पर कोई नियंत्रण नहीं था। उस पल बस एक ही इच्छा थी, जल्दी से उस बच्चे तक पहुंचना है। एक कदम, फिर दूसरा कदम। यून ऐसे चल रहा था जैसे कोई अदृश्य डोरियां उसे चला रही हों। वो पानी के बिल्कुल पास पहुंच गया था। उसे वहां कोई नहीं देख सकता था। डैम बहुत विशाल था और पानी बहुत गहरा था। और तभी अचानक उसके सीने में ऐसा लगा जैसे किसी चीज ने जोर से टक्कर मारी हो। उस दर्द ने उसे झटके से होश में ला दिया। उस पल यून को लगा जैसे वो किसी बुरे सपने से बाहर निकला हो। उसने घबराकर अपना सीना टटोला और तभी उसे याद आया कि उसकी गर्दन में एक लॉकेट था। वो माला उसकी मां मंदिर से लेकर आई थी। बचपन से ही वो उसे हमेशा पहने रहता था। जब यून ने उसे निकाला तो देखा कि ग्वानयिन बुद्ध की मूर्ति वाला लॉकेट टूटा हुआ था। वो लॉकेट ठोस संगमरमर का बना था। उस पर कुछ नहीं लगा था। फिर वो अपने आप कैसे टूट गया? अब जब उसका होश लौटा तो यून को एहसास हुआ बस एक और कदम और वो सीधे डैम में गिर जाता। यून ने तुरंत पीठ घुमाई और अपनी साइकिल की तरफ दौड़ पड़ा। भागते हुए भी वो पीछे मुड़कर उस भूतिया बच्चे को देखना नहीं भूल पाया। रात के अंधेरे में भी वो बच्चे के चेहरे पर गुस्सा साफ देख सकता था। और फिर वो बच्चा धीरे धीरे पानी में समा गया। शायद वो बच्चा यून की आत्मा को अपनी जगह इस्तेमाल करना चाहता था। लोग कहते हैं कि जल आत्माएं वो होती हैं जो नदी या झील में अपनी नियति से पहले मर जाते हैं और दोबारा जन्म लेने के लिए उन्हें किसी और को अपनी जगह लेना पड़ता है। अपना फिशिंग का सामान समेटकर यून सीधा अपनी साइकिल के पास गया। डैम की तरफ दोबारा देखने की हिम्मत तक नहीं हुई। उसे डर था
अगर उसने फिर से उसे देखा तो वो फिर उसी मोह में फंस जाएगा। यून सीधा पास में रहने वाले अपने दोस्त के घर साइकिल चलाकर गया। दिल अब भी डर से कांप रहा था। उस रात के बाद यून कभी भी रात में मछली पकड़ने नहीं गया, क्योंकि वो नहीं जानता था कि अगली बार उसकी किस्मत उसे बचाएगी भी या नहीं। मैं 23 साल की हूं और पहले मैं भूत प्रेत जैसी किसी भी चीज पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती थी। मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूं और मुझे लगता था कि ऐसे अनुभव बस इंसान की अपनी चिंता और डर का नतीजा होते हैं। लेकिन यह सोच सिर्फ पिछले साल तक ही थी। यह घटना कोलोराडो स्प्रिंग्स में गोल्ड कैंप रोड पर हुई थी। अगर आपको इस जगह के बारे में पता है तो आप जानते होंगे कि यह अर्बन लेजेंड्स और डरावनी भूतिया कहानियों का हॉटस्पॉट है। यह सड़क पहाड़ के किनारे बनी हुई है और पहाड़ के आर पार काटे गए कई बड़े बड़े टनल्स हैं, जिनसे होकर गुजरे बिना सड़क के आखिर तक पहुंचना नामुमकिन है। अक्सर लोग यहां से शहर को ऊपर से देखने वाले सीनिक पॉइंट्स और हाइकिंग ट्रेल्स तक पहुंचने के लिए आते हैं। और अगर आप इस इलाके में पले बड़े हैं तो आपने यहां की डरावनी कहानियां जरूर सुनी होंगी। कहानी यह है कि छोटे बच्चों से भरी एक बस इन टनल्स में से एक में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। बस के ऊपर टनल का एक हिस्सा गिर गया था और कहा जाता है कि उन बच्चों की आत्माएं उसी टनल में फंसी हुई हैं। कहा जाता है कि अगर आप रात में उस टनल में गाड़ी रोक दें, लाइट्स बंद कर दें और विंडशील्ड पर बेबी पाउडर या आटा छिड़क दें तो छोटे छोटे भूतिया हाथ उस पाउडर पर निशान बना देते हैं। और मुझे नहीं पता ये बात कितनी सच है, लेकिन यह भी सुना है कि लोग इस सड़क के किनारे से लाशें फेंक देते हैं, क्योंकि गहरी खाइयां और घना जंगल सबूत छिपाने के लिए परफेक्ट जगह बन जाते हैं। खैर, मेरे लिए यह सब पूरी तरह बकवास था। मैं गर्मियों में लगभग हफ्ते में एक बार गोल्ड कैंप रोड पर ड्राइव करती थी, क्योंकि दोस्तों के साथ रात की ड्राइव के लिए ये जगह बहुत खूबसूरत थी और रास्ते में कई ऐसे स्पॉट्स थे जहां रुककर स्मोक किया जा सकता था और वहां पुलिस की भी कोई टेंशन नहीं थी। अगर आपको लगे कि उस वक्त मैं थोड़ी हाई थी और उसी वजह से ऐसा देखा तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। वैसे भी कुछ भी मुमकिन है। एक रात मैं और मेरी 21 साल की दोस्त लगभग 1 घंटा स्मोक करते रहे, सीनिक जगहों पर घूमते रहे, म्यूजिक बजाते रहे, वो भी करीब सुबह 3 या 4 बजे तक। हम पूरी गर्मी यही करते आए थे। हमें अंधेरे, डरावने टनल्स और रात के घने जंगलों की आदत हो चुकी थी और ये रात भी शुरू में अलग नहीं लगी, जब तक कि हम पहाड़ की चोटी की तरफ नहीं बढ़ने लगे। मुझे ठीक ठीक समझ नहीं आता कि उस एहसास को कैसे बयान करूं, लेकिन ऐसा लगा जैसे हमने कोई अदृश्य सीमा पार कर ली हो। मुझे एक खास पल याद है जब मुझे लगा कि हम किसी बिल्कुल अलग जगह पहुंच चुके हैं। यह कुछ वैसा था जैसे स्पिरिटेड अवे में वो सीन है जब रात होते ही सारी आत्माएं शहर में निकल आती हैं। शुरुआत में ऐसा लगा जैसे वहां कुछ भी नहीं है और हम बिल्कुल अकेले हैं, और फिर अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे वो जगह लोगों से भरी हो। हम कुछ देख नहीं पा रहे थे, चारों तरफ अंधेरा था, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई ऊर्जा हमें चारों तरफ से घेर रही हो, जैसे हम किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर हों लेकिन हमें कोई दिख ना रहा हो। मुझे बहुत ज्यादा बेचैनी होने लगी। मेरी दोस्त ने भी कहा कि उसे अजीब सा डर लग रहा है। मैंने उसे कहा कि सब ठीक है, हम बस दूसरे टनल तक ही तो जा रहे हैं। हम टनल में घुसे और हेडलाइट्स ने आखिर तक सब कुछ रोशन कर दिया, और तभी मैंने उसे देखा। एक छोटा सा लड़का, एकदम साफ, दिन की रोशनी जितना साफ, टनल के दाहिने तरफ खड़ा था, लगभग दीवार से टिका हुआ था। वो किसी असली बच्चे जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था, बल्कि किसी ओवर एक्सपोज्ड फिल्म फोटो जैसा लग रहा था, एकदम धुंधला लेकिन चमकदार। मैं और मेरी दोस्त, हम दोनों की सांसें अटक गईं और मैंने जोर से ब्रेक मारे, और फिर एक पल में वो गायब हो गया। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं कि वो गायब हुआ, बल्कि हमें एहसास हुआ कि वो कभी था ही नहीं।
आप जानते हैं वो झटका जब अंधेरे कमरे में जागते हैं और दरवाजे पर टंगी जैकेट को देखते हैं और एक सेकंड के लिए लगता है कि कोई वहां खड़ा है। फिर आंखें ठीक होती हैं और समझ आता है कि वहां कुछ भी नहीं था, बस एक जैकेट थी। बिल्कुल वैसा ही एहसास हुआ। फर्क बस इतना था कि वहां ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे हम इंसान या बच्चा समझ सकें। टनल पूरी तरह हेडलाइट से रोशन थी। ना कोई चट्टान का आकार था, न दीवार पर कोई पैटर्न था, बस चिकनी पत्थर की दीवार और तेज रोशनी थी। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कभी कभी नहीं देखा। और जो बात मुझे यकीन दिलाती है वो ये है कि मेरी दोस्त ने भी वही देखा था। हम में से किसी ने भी वो आम रिएक्शन नहीं दिया, जैसे उछल जाना या ठंडी झुरझुरी महसूस होना। मैंने ब्रेक इसलिए मारे क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि वहां एक बच्चा है, और फिर अचानक ऐसा लगा जैसे वो कभी था ही नहीं। यह मेरी जिंदगी का सबसे अजीब अनुभव था। अब मैं कभी भी पैरानॉर्मल के अस्तित्व पर शक नहीं करूंगी। बस इतना कहूंगी, अर्बन लेजेंड्स को हमेशा नजरअंदाज मत किया करो, क्योंकि कभी कभी वो खुद आप तक पहुंच जाते हैं। मैं अब तक 4 अलग अलग होटलों में काम कर चुकी हूं। मेरे एक ओनर ने मुझसे कहा था कि कोई भी होटल जो 10 साल से ज्यादा पुराना है वहां कभी ना कभी मौत जरूर हुई होगी, और जिन होटलों में नहीं हुई वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बिल्कुल नए हैं। तो मैंने अपने जान पहचान वालों से पूछना शुरू किया। मेरे इलाके का हर होटल पिछले 3 सालों में कम से कम एक मौत का गवाह था, कई में तो उससे भी ज्यादा हुई थी। अगर मौत हुई है तो 100% वो होटल हॉन्टेड है, और पुराने होटल तो पक्के तौर पर हॉन्टेड ही होते हैं। अपने 6 साल के करियर में मैंने 2 अलग अलग होटलों में मौत के दौरान शिफ्ट की है। एक नेचुरल थी, दूसरी उससे कहीं ज्यादा भयानक थी। मेरे एक्स ने एक ऐसे होटल में काम किया था जहां एक कमरा कभी किराए पर नहीं दिया जाता था। उस कमरे को स्टोरेज बना दिया गया था क्योंकि 60 के दशक में वहां एक सीरियल किलर ने डबल मर्डर किया था। होटलों में मौतें कोई दुर्लभ बात नहीं है, और मैं मौत इक्वल्स टू हॉन्टेड वाले फॉर्मूले को नहीं मानती। मेरे जिन होटलों में मैंने काम किया उनमें से सिर्फ एक ही ऐसा था जो सच में हॉन्टेड लगता था, और वहां मैं हमेशा नाइट शिफ्ट करती थी। कभी शाम 7 बजे से सुबह 7 तक, कभी रात 10 बजे से सुबह 7 तक। रात 11 बजे मैं सारे दरवाजे लॉक कर देती थी और लोगों से सिर्फ नाइट विंडो के जरिए बात करती थी। मुझे ये बहुत पसंद था, क्योंकि सच कहूं तो मुझे लोग ज्यादा पसंद नहीं हैं। 11 बजे के बाद मैं अपना इलाका पूरी तरह बंद कर देती थी। लॉबी, ऑफिस, फ्रंट डेस्क और ब्रेकफास्ट रूम, सभी रूम एक साथ बंद कर देती थी, और नाश्ते के समय तक पूरी तरह अकेली रहती थी। मुझे लगता है इतना बैकग्राउंड काफी है। नौकरी शुरू हुए कुछ हफ्ते ही हुए थे। मैं फोन स्क्रॉल कर रही थी और तभी धड़ाम, ब्रेकफास्ट रूम के दरवाजे जोर से गड़गड़ाए और फिर हिलते हिलते रुक गए। ऐसा लगा जैसे किसी खच्चर ने लात मारी हो। मैंने तुरंत उस सिक्योरिटी कैमरे पर नजर डाली जो उन्हीं दरवाजों पर फोकस करता है। वहां कुछ भी नहीं था। मैंने कुछ सेकंड पीछे किया, फिर भी कुछ नहीं दिखा, और पीछे गई, अब भी कुछ भी अजीब नहीं दिखा। पूरा 1 मिनट पीछे जाकर दोबारा देखा, उस पल तक जब ऑफिस कैमरे में मैं खुद चलती हुई दिखती हूं। दरवाजे हिले तक नहीं थे। मैंने बच्चों को उन डबल फ्रेंच दरवाजों को पटकते सुना है। आवाज बिल्कुल वैसी ही थी, वहीं से आई थी। मैं ऑफिस, लॉबी और ब्रेकफास्ट रूम में घूमी, खिड़कियों से बाहर झांका, शायद कोई कार एक्सीडेंट हुआ हो, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा। मैंने ऊपर वाले कमरे की बुकिंग भी चेक की। मेरे ऑफिस के ऊपर कोई नहीं था, लेकिन ये धमाके जैसी लात और धड़ाम जैसी आवाज एक पैटर्न बन गई। और बात सिर्फ ब्रेकफास्ट रूम तक सीमित नहीं थी। लॉबी के दरवाजे भी, जिन्हें मैं काउंटर के पीछे से साफ देख सकती थी। और सबसे ज्यादा डरावना वो प्राइवेट ऑफिस का दरवाजा जिस पर कोई साइन नहीं था और जिसे सिर्फ स्टाफ इस्तेमाल करता था, जो फ्रंट डेस्क के पीछे की तरफ जाता था।
वो भी उन अदृश्य बेतरतीब लातों का निशाना बनने लगा। हमारी शिफ्ट में जो कुछ भी होता था मैं सब फ्रंट डेस्क जर्नल में लिखती थी। ऐसा कुछ भी जो अगली शिफ्ट के लिए परेशानी बन सकता था, जैसे कंप्लेंट्स, स्पेशल रिक्वेस्ट या कुछ भी असामान्य। मैंने इन आवाज़ों को भी लिखना शुरू कर दिया और अपने कोवर्कर से पूछा कि क्या उन्होंने भी कुछ अजीब सुना है। किसी ने कुछ नहीं सुना था, यहां तक कि दूसरे नाइट शिफ्ट वालों ने भी नहीं। हाँ, एक बात मैंने नोटिस की, हमारे स्टाफ में फ्रंट डेस्क मैनेजर और हाउसकीपर्स को छोड़कर बाकी लोग बहुत जल्दी जल्दी नौकरी छोड़ देते थे। 6 महीने में ही मैं वहां दूसरी सबसे पुरानी कर्मचारी बन चुकी थी। दूसरे नाइट शिफ्ट वाले 3 महीने से ज्यादा टिकते ही नहीं थे। मैं हर गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार काम करती थी, मतलब उन्हें हमेशा वीकेंड की छुट्टी मिलती थी। फिर भी कोई ज्यादा दिन नहीं टिकता था। फिर एक और चीज शुरू हुई। आइस मशीन खुद ब खुद चालू हो जाती थी और बर्फ को ब्रेकफास्ट रूम के फर्श पर उगल देती थी। ये दरवाजों जितना आम नहीं था, लेकिन 2 साल में ये कई बार हुआ। और जितना मुझे पता चला, ये सब किसी और की शिफ्ट में कभी नहीं हुआ। ऑनर्स ने कहा मशीन की खराबी है और मेरी बात ज्यादातर अनदेखी कर दी। बस कहा गिरी हुई बर्फ को साफ कर देना और हिदायत दी कि वेट फ्लोर का साइन लगा देना। हालांकि ऑनर्स भारतीय थे और इसके बाद वो सुबह सुबह आकर मुझ पर चेक करने लगे। फिर इसके बाद क्लिकिंग की आवाज आनी शुरू हुई। अगर आपने कभी ऐसे कुत्ते को सुना हो जिसके नाखून बहुत बड़े हो गए हों और वो लकड़ी के फर्श पर चल रहा हो, बिल्कुल वैसी ही आवाज। शुरू में मुझे लगा कोई बड़ा चूहा या जानवर होगा, लेकिन कैमरे और झाड़ू को लेकर की गई मेरी तलाशी में कभी कुछ नहीं दिखा। फिर भी सिर्फ एहतियात के तौर पर मैंने ऑनर से कहा कि पेस्ट कंट्रोल को बुलाएं। उन्हें किसी भी जानवर का कोई सबूत नहीं मिला। कोई चूहा या कुछ पकड़ा ही नहीं गया और चारे वाले ट्रैप्स वैसे ही पड़े रहे और वो आवाजें भी एक रूटीन बन गई। मेरे वहां के आखिरी दिनों में एक रात मैं फोन पर अपने दोस्त से बात कर रही थी, ऑफिस के बिल्कुल पीछे वाले हिस्से में, एल शेप वाले हिस्से में, जहां इंडस्ट्रियल कॉफी मेकर्स थे। दीवार पर एक छोटा सा व्हाइट बोर्ड लगा था जिस पर हम रोज के नंबर लिखते थे। वो अचानक उड़ा और लगभग सीधे मेरे चेहरे पर आकर लगा और मेरे पैरों के पास गिर गया। अजीब बात यह थी कि वो पहले भी गिर चुका था, लेकिन तब सीधा नीचे जमीन पर गिरता था। उस वक्त मैं उस दीवार से लगभग 8 फुट दूर थी। कोई हवा नहीं थी जो उसे मेरी तरफ उड़ा सके, और वैसे भी वो मेरे चेहरे की ऊंचाई से बस थोड़ा ऊपर लगा था। मेरे चेहरे पर लगने के लिए उसे लगभग सीधा साइड में आना पड़ा। मैंने हंसकर टाल दिया, लेकिन आज भी खुद को कोसती हूं कि मैंने कैमरा क्यों नहीं निकाला, उस वक्त सिक्योरिटी फुटेज रिकॉर्ड क्यों नहीं किया। वो मेरे सारे पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस में सबसे साफ सबूत हो सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। उस समय मेरी जिंदगी में और भी बड़े मसले चल रहे थे जिनके बारे में मैं अपने दोस्त को बता रही थी। लेकिन यार, मैं कितनी बेवकूफ थी। आप लोग बेझिझक बता देना अगर आपको भी ऐसा ही लगे। यह इस बात का सबूत है कि उस दौर में मैं कितनी डिस्टर्ब थी, क्योंकि उसी समय मेरे ऑफिस से बस एक कमरे की दूरी पर एक मौत हुई थी और मुझे पता तक नहीं चला। विडंबना यह है कि सबसे डरावनी सच्ची अर्बन लेजेंड्स में से एक शायद सबसे कम जानी पहचानी भी है। कम से कम अमेरिका में तो ऐसा ही है, क्योंकि कनाडा के टोरंटो में लगभग हर किसी ने लीपिंग लॉयर की कहानी सुनी है, और आज के समय में लोग इसे बस कहानी मानते हैं। क्योंकि अगर आपसे कोई कहे कि एक खुश मिजाज लॉयर मजाक मजाक में अपने ऑफिस की 24वीं मंजिल से नीचे गिर गया, वो भी तब जब उसके ऑफिस में कभी ना टूटने वाला कांच लगा था, कोई भी इस पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि लीपिंग लॉयर की कहानी सच में बहुत डिस्टर्बिंग है। कहानी के मुताबिक एक अमीर और रसूखदार वकील अपने शानदार ऑफिस की हर खासियत दिखाने को लेकर कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड रहता था।
वो ऑफिस एक विशाल कांच की गगनचुंबी इमारत में बना हुआ था। जिस कंपनी ने उस ऑफिस की विशाल प्लेट ग्लास खिड़कियां बनाई थी, वो दावा करती थी कि ये खिड़कियां अटूट हैं और कभी नहीं टूट सकती। यहां तक कहा जाता था कि इन्हें तोड़ने के लिए तोप से गोले दागने पड़ेंगे। और जाहिर है वो अमीर वकील इस दावे को सच साबित करने का शौकीन था। उसके पास एक खौफनाक ऑफिस पार्टी ट्रिक थी जिसे वो अक्सर अपने मेहमानों को दंग कर देता था। जैसे ही पार्टी पूरी जोश में होती, वो दौड़ लगाकर सीधे कांच की खिड़कियों की तरफ कूदता और कूदने से पहले चिल्लाता, गुड बाय जालिम दुनिया। जब वो खिड़की की ओर उछलता तो पार्टी में मौजूद लोग डर के मारे चीख पड़ते, लेकिन अगले ही पल उसकी बेकाबू हंसी सुनाई देती जब वो मजबूत चमकदार कांच से टकराकर सुरक्षित वापस जमीन पर गिर पड़ता। वो बार बार इस मौत को चुनौती देने वाले स्टंट को दोहराता रहा और फिर एक दिन वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अटूट कांच टूट गया। उस दिन भी वो उन अनजान लोगों की चीखों से रोमांचित होता हुआ फिर से दौड़ा, लेकिन इस बार जैसे ही उसका भारी और तेज रफ्तार शरीर कांच से टकराया, कांच चकनाचूर हो गया। इस बार वो पीछे मुड़कर हंस नहीं पाया। उसके कानों में बस अपनी ही चीखों की आवाज गूंजी और वो 24वीं मंजिल से नीचे गिर गया। इस अर्बन लेजेंड में सब कुछ है, नामुमकिन का मुमकिन हो जाना, अहंकार की सजा, और उतना ही नाटकीय जितनी कोई भी अर्बन लेजेंड हो सकती है। लेकिन असली डर तब लगता है जब हमें पता चलता है कि ये पूरी कहानी पूरी तरह से सच है। लॉ स्कूल जाने से पहले इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी करने के बाद गैरी हॉय ने कनाडा के पूर्वी शहर टोरंटो में कॉरपोरेट और सिक्योरिटीज लॉ में काम शुरू किया। वो हॉल्डन डे विल्सन नाम की एक लॉ फर्म में काम करता था। वो फर्म टोरंटो डोमिनियन सेंटर की 24वीं मंजिल पर स्थित थी। फिर 9 जुलाई 1993 को गैरी हॉय ने देखा कि कोई ऑफिस का टूर करवा रहा है। वो पास की यूनिवर्सिटी से आए कुछ स्टूडेंट्स थे। जैसा वो पहले कई बार कर चुका था, उसने खिड़की के कांच की मजबूती दिखाने की कोशिश की। स्टूडेंट्स को अच्छे से डराने के लिए गैरी हॉय ने अपनी आदत के मुताबिक दौड़ लगाई और प्लेट ग्लास से टकरा गया। यहीं से अर्बन लेजेंड और असली कहानी अलग हो जाती है। दरअसल कांच सच में अटूट था और हॉय की मौत वाले दिन वो टूटा भी नहीं था। इसकी बजाय कुछ पुराने जंग लगे स्क्रू जो हॉय की लगातार हरकतों से थक चुके थे, अपनी जगह से निकल गए थे और उन बेखबर स्टूडेंट्स की आंखों के सामने खिड़की का पैन अपनी जगह से खिसक गया। गैरी हॉय चीख पड़ा जब वो फर्श और खिड़की के बीच बने गैप से फिसल गया और 24 मंजिल से नीचे गिरकर ऊपर पहुंच गया। बिल्डिंग के स्ट्रक्चर इंजीनियर से टोरंटो स्टार चैनल ने प्रतिक्रिया के लिए संपर्क किया। हॉय की इस बेवकूफ़ी के बारे में जानकर उन्होंने कहा, मुझे दुनिया में ऐसा एक भी बिल्डिंग कोड नहीं पता जो 160 पाउंड के आदमी को इस तरह खिड़की से दौड़कर टकराने की इजाजत देता हो। वो आदमी पूरी तरह से होश खो चुका होगा। दूसरे इंटरव्यू में कांच बनाने वाली कंपनी ने तुरंत सफाई दी। हम ये साफ साफ बताना चाहते हैं कि खिड़कियां टूटी नहीं थी, वो अपने फ्रेम से बाहर निकल गई थी और इसी वजह से मिस्टर हॉय नीचे गिरे। कारीगरी खराब थी, हमारा प्रोडक्ट नहीं। हॉल्डन डे विल्सन कंपनी हॉय की मौत से कभी उबर नहीं पाई और ये उन कारणों में से एक था जिनकी वजह से 3 साल से भी कम समय में वो फर्म बंद हो गई। उस समय ये कनाडा के इतिहास में किसी लॉ फर्म की सबसे बड़ी बंदी थी, लेकिन राष्ट्रीय अखबार जैसे ये भूल ही गए कि हॉय की मौत कभी हुई भी थी। फर्म के बंद होने का दोष खराब मैनेजमेंट और वित्तीय गड़बड़ियों पर डाला गया और ये बात पूरी तरह नजरअंदाज कर दी गई कि गैरी की आत्मा उन सबको सताती रही जिन्होंने उसकी मौत देखी थी, जो उस ऑफिस में काम करते थे। कई सालों तक लोग उस बिल्डिंग में एक लॉयर को बिल्डिंग से कूदते हुए देखते थे। ये कहानी काल्पनिक मीडिया में इतनी बार दोहराई गई, टीवी और फिल्मों में इसका इतनी बार जिक्र हुआ कि लोगों को यकीन हो गया ये किसी बहुत कल्पनाशील लेखक की बनाई कहानी है। और समझ में भी आता है क्यों, क्योंकि ये कहानी वाकई खौफनाक है।
ऐसी चीज जिसके बारे में हम खुद से कहना पसंद करेंगे कि ये हुआ ही नहीं, बजाय उस रूह कपा देने वाली सच्चाई का सामना करने के कि एक आदमी सच में एक बेवकूफी भरे मजाक की वजह से अपनी जान गंवा बैठा। सामेजीमा इंसिडेंट जापान का सबसे लंबे समय तक जिंदा रहने वाला इंटरनेट अर्बन लेजेंड्स में से एक है। यह कहानी इसलिए जिंदा नहीं है कि यह क्या बताती है, बल्कि इसलिए जिंदा है कि यह क्या नहीं बताती। आम अर्बन लेजेंड्स के उलट इसमें कोई साफ बैक स्टोरी नहीं है, कोई पक्की कहानी नहीं है और ना ही कोई ऐसी घटना बिंदु है जिसकी जांच की जा सके। इसके बजाय सामेजीमा एक वर्जित विषय की तरह मौजूद है, एक ऐसा नाम जो तुरंत जिज्ञासा जगा देता है, लेकिन बदले में जवाब मिलता है, इसके बारे में मत पूछो, वो बहुत भयानक घटना थी, इससे पहले कि उन्हें पता चले चुप हो जाओ। और इसी बात ने इस लेजेंड को इतना बेचैन करने वाला बना दिया कि कोई भी ठीक से नहीं बता सकता कि ये है क्या। तो सवाल ये है, जिस कहानी में असल में कुछ भी नहीं है, वो लोगों को डराती कैसे रहती है। सामेजीमा इंसिडेंट पहली बार 24 मई 2001 को सामने आया। जापान के 2chan फोरम पर एक थ्रेड बनाया गया जिसका टाइटल था लेजेंडरी सामेजीमा के बारे में बात करते हैं। पोस्ट बहुत धुंधला था, लोगों को किसी ऐसी चीज पर चर्चा के लिए बुला रहा था जो सब जानते हैं लेकिन जिसके बारे में कोई बोलता नहीं। शुरुआती जवाबों में एक यूजर ने लिखा, मुझे सामेजीमा थ्रेड याद है, उसे पढ़ने का झटका आज भी मेरे साथ है, काश मैंने उसके गायब होने से पहले उसे सेव कर लिया होता। क्या किसी के पास अभी भी ओरिजिनल पोस्ट है? और बस यहीं से माहौल बन गया, एक कथित लेजेंडरी थ्रेड जो गायब हो चुका था और अपने पीछे यादें और अटकलें छोड़ गया था। जल्द ही और लोग जुड़ने लगे, डरावनी बातों का जिक्र करने लगे। कई लोगों ने कहा कि इसे सरकार ने छुपा दिया था। इसके बारे में बात करने के बाद लोग गायब हो गए थे। क्योटो की एक क्लासरूम में कुछ हुआ था, नामों की एक लिस्ट थी और फिर वो सब गायब हो गए, लेकिन किसी ने कभी कोई ठोस सबूत नहीं दिया। और यही कमी इस रहस्य को और ज्यादा फैलाने वाली बन गई। क्या ये कोई सरकारी कवर अप था, कोई भुला दिया गया अपराध था, या कोई अलौकिक घटना थी? जानकारी की कमी ही खुद एक लेजेंड बन गई। सामेजीमा इंसिडेंट एक पुराने जापानी अर्बन लेजेंड से बहुत मिलता जुलता है जिसे ऑक्स हेड कहा जाता है। ऑक्स हेड की कहानी कहती है कि एक ऐसी दास्तान मौजूद है जिसे सुनते ही इंसान डर से मर जाता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो कहानी है क्या, क्योंकि माना जाता है जो भी उसे सुन चुका है वो जिंदा नहीं बचा। यह अपने आप चलने वाला हॉरर कॉन्सेप्ट है, ना जानना ही इसे डरावना बनाता है। सामेजीमा भी ठीक इसी तरह काम करता है। जब लोग इसके बारे में खोजते हैं तो उन्हें चेतावनियां मिलती हैं, मैं इस पर बात नहीं कर सकता, इस पर लिखे गए पोस्ट बार बार गायब हो जाते हैं, यह ऐसी चीज है जिसके बारे में पूछना नहीं चाहिए। और इससे दिमाग में एक भ्रम पैदा होता है कि जरूर कुछ छुपाया जा रहा है, जबकि हकीकत में शायद छुपाने के लिए कुछ था ही नहीं। लेकिन समय के साथ 2chan और दूसरे फोरम्स पर लोगों ने नई नई थ्योरीज गढ़नी शुरू कर दी। सबसे आम थ्योरीज थी एक सामूहिक हत्या का कवर अप। सामेजीमा विलेज नाम का एक छोटा सा शहर था जो नक्शे से मिटा दिया गया था। क्योटो में एक स्कूल ट्रेजेडी हुई थी, एक हैकर का बदला था, एक सुनसान द्वीप पर हुई एक अलौकिक घटना थी। इनमें से एक थ्योरी के मुताबिक इस कहानी में एक युवा महिला या लोगों का एक समूह शामिल होता है जिन्हें सामेजीमा नाम की किसी जगह या सत्ता के संपर्क में आने के बाद अजीब और डरावने अनुभव होने लगते हैं। कहानी आमतौर पर किसी जिज्ञासु इंसान या समूह से शुरू होती है जो गलती से या तलाश में सामेजीमा नाम की एक भूली बिसरी या छिपी हुई जगह तक पहुंच जाता है। यह जगह कुछ भी हो सकती है, एक सुनसान घर, कोई पुराना मंदिर, कोई देहाती गांव या शहर का ऐसा हिस्सा जिसे ज्यादातर लोग भूल चुके हों।
उस जगह की पड़ताल करने के बाद उन लोगों के साथ अजीब और अलौकिक घटनाएं होने लगती हैं, जैसे आवाजें सुनाई देना, साए जैसी आकृतियां दिखना या बिना वजह एक भारी सा डर और घुटन महसूस होना। अक्सर कहा जाता है कि सामे जीमा इंसिडेंट का रिश्ता किसी दुष्ट आत्मा या श्राप से है जो उस जगह को सता रहा है। कुछ वर्जन्स में एक बैक स्टोरी भी होती है, किसी दर्दनाक मौत या अपराध की, जिसकी वजह से वहां वो भूतिया मौजूदगी पैदा हुई। और कुछ कहानियों में सामे जीमा की जांच करने वाले लोग एक बुरे अंजाम तक पहुंच जाते हैं। कभी वो बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाते हैं, कभी रहस्यमय हालत में मरे हुए मिलते हैं, या फिर उन अनुभवों के बाद उनका मानसिक संतुलन पूरी तरह खराब हो जाता है। सामे जीमा इंसिडेंट भी दूसरी अर्बन लेजेंड्स की तरह एक चेतावनी की कहानी के रूप में पेश की जाती है। जो इसके बारे में जान लेते हैं उन्हें उस जगह से दूर रहने की हिदायत दी जाती है, वरना उनका भी वही अंजाम हो सकता है। जापानी अर्बन लेजेंड्स की तरह सामे जीमा इंसिडेंट में भी भूत, श्राप और रहस्यमय गुमशुदगियां शामिल हैं। साथ ही ये कहानी साइकोलॉजिकल हॉरर को भी छूती है, जहां पीड़ित लोग उन मुठभेड़ों के बाद मानसिक और भावनात्मक रूप से टूट जाते हैं। सुनसान या छुपी हुई जगहों का कॉन्सेप्ट जो समाज द्वारा भुला दी गई हो, अर्बन लेजेंड्स का एक आम विषय है, और ऐसी जगहों को खोजने की चाह अक्सर खतरनाक नतीजों तक ले जाती है। तो क्या कभी कोई असली सामे जीमा इंसिडेंट हुआ था? मेरी राय में छोटा सा जवाब है नहीं, क्योंकि ये सारी थ्योरीज 2001 के ओरिजिनल थ्रेड के बहुत बाद बनाई गई, जो इस बात का सबूत है कि सामे जीमा इंसिडेंट कभी असल में हुआ ही नहीं, बल्कि एक बेहद चालाकी से बनाया गया इंटरनेट हॉक्स था। इस अर्बन लेजेंड की सबसे असरदार बात यह दावा था कि सारे ओरिजिनल थ्रेड्स डिलीट कर दिए गए हैं। हकीकत में ये गलत था। पुराने 2 चेन थ्रेड्स अपने आप एक्सपायर हो जाते हैं जब तक उन्हें आर्काइव ना किया जाए, लेकिन यूजर्स ने इसे कॉन्स्पिरेसी समझ लिया और यहीं से साजिशों की कहानियां शुरू हो गईं। 20 साल बाद भी सामे जीमा इंसिडेंट मरने का नाम नहीं ले रहा। पूरी तरह झूठा होने के बावजूद सामे जीमा इंसिडेंट जापान का सबसे लंबा चलने वाला ऑनलाइन हॉरर मिथ्स में से एक है। यह वर्जित ज्ञान की ताकत का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। जितना लोगों से कहा जाता है कि मत पूछो, उतना ही वो जानना चाहते हैं। आखिर में सामे जीमा इंसिडेंट इस बारे में नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि इस बारे में है कि लोगों ने छुपी हुई सच्चाई के ख्याल पर कैसी प्रतिक्रिया दी। शायद ये कभी असली था ही नहीं, या शायद सच्चाई वाकई इतिहास से मिटा दी गई है और पीछे रह गई हैं तो बस उसकी गूंजे। जो भी हो, एक बात पर तो सब सहमत होंगे, आपको सच में इसके बारे में खोजने या बात करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और हाइप करना मत भूलना, और अगर आप वेयरवुल्फ और डॉगमैन की डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही और कहानियों के साथ। नमस्कार।